साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ एक सरकारी कर्मचारी की जो सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है एसीपी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की एसीपी 8, 16 और 24 साल के बाद लगती है। पहले ये काम ऑफलाइन होता था, अब एचआरएमएस के माध्यम से ये कार्य ऑनलाइन होने लग रहा है। एचआरएमएस के माध्यम से कार्य जो है लगभग 2 साल से हो रहा है, लेकिन अब जो है ऑर्डर भी ऑनलाइन ही जनरेट किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ एक पत्र जो है हरियाणा सरकार जो है 2012 के जो रूल्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए थे कर्मचारियों के लिए, उसके आधार पर एक रूल नंबर 7 एक रूल नंबर 8 के आधार पर कुछ लेटर जारी कर रही है। मैं जैसे शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ तो इसमें भी आ रहे हैं। काफ़ी डीडीओ, काफ़ी टीचर चिंतित है कि क्या लेटर आई हैं, क्या पत्र हैं। और दूसरे विभागों में कार्यरत जो साथी हैं उनके लिए भी ये पत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेरे शिक्षा विभाग में 27 तारीख को ये लेटर 17 तारीख को ये लेटर आया था रिगार्डिंग चेंज इन ऑनलाइन एसी परफॉर्मा अंडर एचआरएमएस। जैसे कि सबको पता है अब एचआरएमएस से ही केस जाते हैं, तो इसको निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा के द्वारा भेजा गया था। उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक टीजीटी एंड यानी कि 2 लेटर पहले जारी हुए थे 13/8/2021 और 15/11/2021 को। विषयांकित मामले के बारे में आपको निर्देश दिया था कि ऑनलाइन एसी परफॉर्मा में अमेंडमेंट उपरांत रूल 8 ऑफ एससीएस रूल 2008-2016 तथा विभाग के 2012 में जो मास्टर मिस्ट्रेस मिडल हेड कवर नहीं होते तथा पदोन्नति के योग्य नहीं, ऐसे मामलों को निदेशालय में भेजा जाए ताकि उनको निदेशक स्तर पर रिजेक्ट किया जा सके। तो इसमें भी रूल नंबर 8 एसीपी रूल 2016 का जिक्र है। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 को पढ़ना होगा। जब तक हम उनको नहीं देखेंगे तब तक हम इन लेटर को समझ नहीं पाएंगे। एक और लेटर जो है इसके बाद जारी हुआ है वो 30 तारीख का है। 30 तारीख में तो क्लियर कर दिया है, ये भी निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा से ही है। इसमें तो उन्होंने लिखा है कि जितने भी केस हैं एसीपी के लंबित मामले हैं वो वापस भेज रहे हैं आपको, और इसमें आपको संशोधित एसी परफॉर्मेंस में सेक्शन योग्यता बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड की परसेंटेज मार्क्स सेवा इंद्री पंजी में इंदराज करते हुए टीजीटी मास्टर, ईएसएचएम एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर रूल 8 ऑफ, इसमें फिर दोबारा रूल 8 के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम रूल 8 ही देख लेते हैं। रूल 7 और 8 को समझेंगे कि रूल 7 और 8 क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एसीपी में अब क्या होगा, किसकी एसीपी लगेगी और किसकी एसीपी नहीं लगेगी। साथियों, आओ एसीपी रूल 7 और 8 देखते हैं 2016 के। एसीपी 7 रूल 7 ये है 28 अक्टूबर 2016 को हरियाणा के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये एसीपी रूल्स बनाए गए थे। इसमें जो रूल तो काफ़ी दिए गए, लेकिन 7 और 8 इंपॉर्टेंट है सभी डीडीओज के लिए भी, जितने हरियाणा राज्य किसी भी विभाग में कोई डीडीओ जो किसी की पे निकाल रहे हैं उनके लिए भी, और सरकारी कर्मचारी जो हरियाणा सरकार में कार्यरत हैं उनके लिए भी ये रूल 7 और 8 समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके बगैर आपको पता नहीं लग सकेगा कि आपकी एसीपी लगेगी या नहीं लगेगी। आपके अंदर जो कर्मचारी हैं, आपके अंडर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी एसीपी लगेगी या नहीं लगेगी। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 में है एलिजिबिलिटी फॉर ग्रांट ऑफ एसीपी लेवल अंडर द जनरल एसीपी स्कीम। यानी कि आपको एलिजिबिलिटी क्या है उसके कर्मचारी की। आपके अंदर कोई कर्मचारी कर रहा है या मैं सरकारी कर्मचारी हूँ तो मेरी एलिजिबिलिटी क्या है कि मेरे को एसीपी मिले, या फिर कोई डीडीओ है, कोई भी किसी का वेतन किसी भी विभाग में निकाल रहा है, हरियाणा सरकार में कार्यरत है। सबसे पहला लिखा है एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द जनरल एसीपी स्कीम शेल फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द फर्स्ट एसीपी लेवल गिवन इन कॉलम 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 इन respect of functional pay structure as of the first day of January 2016 if he has completed 8 years of regular satisfying service and has not got any financial upgradation in these 8 years। दो चीज़ें देखो, एक है रेगुलर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस और एक है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये दोनों पॉइंट मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले मैं एक एक करके आपको ये रूल्स के जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझा देता हूँ, उसके बाद इन दोनों के बारे में बताऊंगा। उन्होंने क्लियर किया अभी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन क्या है और सेटिस्फैक्ट्री सर्विस क्या है। तो फर्स्ट एसीपी लेने के लिए आपके 8 साल क्लियर होने चाहिए। 8 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, आपकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस होनी चाहिए, और इसके बीच में आपको कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि आपकी पे
जो है आपकी अपग्रेड ना हुई हो किसी भी तरीके से, प्रमोशन के माध्यम या किसी और तरीके से आपकी, आपको कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अगर मिली हुई है तो फिर आपको ये फर्स्ट एसीपी नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद जब आपके 8 साल पूरे होंगे तब आपको वो पहली एसीपी मिलेगी। साथियों, पहली एसीपी का ये रूल है, यानी कि आपको फर्स्ट एसीपी आपके 8 साल के कर्मचारी जो है 8 साल का जो आपका अंतराल है वो पूरा होना चाहिए, और बीच में अगर आपको कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाती है तो साथियों फिर आपको नहीं मिलेगी। दूसरा जो पॉइंट है, एवरी गवर्नमेंट अप्लाई कवर्ड अंडर द जनरल एसीपी स्कीम सेल फॉर द पर्पज ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बिल एलिजिबल फॉर द सेकंड एसीपी लेवल if he has completed 16 years of regular satisfactory service provided he has availed only one financial upgradation with reference to the functional pay structure for the post to which he recruited as a direct recruit। तो यहाँ साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया, मान लो कोई कर्मचारी है उसको 16 साल हो गए हैं काम करते हुए, उसी पोस्ट पर ही है वो, और उसको सिर्फ एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है, तो वो दूसरी जो एसीपी का हकदार होगा अगर उसके 16 साल उसी पोस्ट पर कंप्लीट कर, अगर उसकी प्रमोशन हो गई और वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के साथ हुई है तो फिर वो सेकंड एसीपी का हकदार उस समय नहीं होगा। जब उसी पोस्ट पर काम करते हुए 8 साल हो जाए तब वो सेकंड एसीपी का हकदार होगा। ये उन्होंने दूसरे पॉइंट में क्लियर किया। तीसरे पॉइंट में, एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द जनरल एसीपी स्कीम शेल फॉर द पर्पजेज ऑफ ड्रॉल ऑफ पे बी एलिजिबल फॉर द थर्ड एसीपी लेवल गिवन इन कॉलम 5 इफ ही हैज complete 24 of regular satisfying service and has not got more than 2 financial upgradations so far with reference to the functional pay structure for the post to which he was recruited as a direct recruit। तो साथियों, थर्ड एसीपी के लिए क्या रूल है, आपको उससे पहले दो तो फाइनेंशियल, यानी कि दो आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल सकते हैं, एक चाहे प्रमोशन का मिल जाए तो एक एसीपी लगी होनी चाहिए, या फिर दो एसीपी आपको मिली हुई होनी चाहिए। अगर दो एसीपी आपको मिली हुई हैं, थर्ड अपग्रेडेशन नहीं है, तो आपको थर्ड एसीपी के आप हकदार होंगे। 24 साल की आपकी सर्विस पूरी होनी चाहिए, उसके लिए नियम ये है। इन केस of a government employee who has get promoted, he shall be considered for the next ACP level after he complete 8 years of regular service in the promotional post without any financial obligation after promotion, and shall be entitled into the next ACP level with रेफरेंस टू द लेवल ऑफ द प्रमोशन पोस्ट ही होल्ड। तो साथियों, एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट ये भी है कि मान लो किसी की कर्मचारी, मैंने पहले वैसे क्लियर कर दिया ये पॉइंट, कि अगर किसी की प्रमोशन हो जाती है और प्रमोशन में उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो जाता है तो उसके बाद उस पोस्ट पे जब उसको 8 साल काम करते हो जाएंगे तब उसको एसीपी लेवल मिलेगा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जो सभी डीडीओ सभी कर्मचारी, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल एसीपी अपग्रेडेशन इफ ही हैज ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ एनी काइंड इन कैरियर। अगर कैरियर में उसको 3 बार फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो गया है तो उसको कोई भी एसीपी नहीं मिलेगी। एक एसीपी, 2 प्रमोशन ले लिया, दोनों प्रमोशन में आपको फाइनेंशियल अपग्रेड, आपको फायदा, पैसे का फायदा हुआ है, तो आपको सेकंड और थर्ड एसीपी नहीं मिलेगी। 2 एसीपी प्लस 1 प्रमोशन या किसी और तरीके से आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में समझाऊंगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो अगर आपका इस लेवल से हुआ है तो आपको सिर्फ तब आपको कोई भी एसीपी का लेवल नहीं मिलेगा। अब रेगुलर सेटिस्फाइड सर्विस में सरकार क्या कहती है कि क्या होती है, सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट आइदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज। तो आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए 8 साल की, एक तो वो है, रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। पीरियड स्पेंड ऑन डेपुटेशन फॉरेन सर्विस शैल बी काउंटेड टूवर्ड रेगुलर सर्विस। अगर आपको पीरियड डेपुटेशन पे आप कहीं या फॉरेन सर्विस में, वो भी आपका काउंट होगा रेगुलर सेटिस्फाइड सर्विस। ऑल काइंड ऑफ लीव EOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली सैंक्शन बाय द, अगर आपकी जो लीव्स हैं, आपने लंबी छुट्टी भी ली हुई है लेकिन अगर वो आपके डीडीओ द्वारा स्वीकृत है तो वो भी काउंट होगी। ऑन अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट अदर अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज। आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रहे हो, हरियाणा गवर्नमेंट का ही है, तब भी आपका ये पीरियड जो है काउंट होगा। बेनिफिट और डीम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रमोशन काउंटेड टूवर्ड्स सीनियोरिटी। आपको डीम डेट पर कोई अपॉइंटमेंट या प्रमोशन मिली है वो भी आपके सेटिस्फाइड उसमें लागू होगी। तो साथ ही ये रूल जो है आपके हैं सेटिस्फैक्ट्री रूल के। उसके बाद जो महत्वपूर्ण रूल है वो है रेगुलर सेटिस्फाइड सर्विस में क्या चीज़ है, सर्विस रेंडर्ड ऑन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज बेसिस डेली वेजेस। अगर आपने एडहॉक पे काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया, वर्क चार्ज में काम किया, तो वो नहीं काउंट होगी आपकी। पास रिस्क ऑफ एम्प्लॉय और हैज सब्सटेंट अपॉइंट बाय डायरेक्ट
रिक्वायरमेंट और अदरवाइज टू ए पोस्ट ऑफ लोअर और हायर पे स्केल पे स्ट्रक्चर द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑलरेडी अवेल्ड शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। मान लो आपने किसी लोअर पोस्ट पे काम किया या हायर पे काम किया तो आपका जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। पास सर्विस रेंडर्ड इन अदर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर अपॉइंटमेंट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, आपकी कोई पास सर्विस अगर आपने कोई करी हुई है तो वो भी आपकी रेगुलर सर्टिफाइड सर्विस में नहीं गिनी जाएगी। मिलिट्री सर्विस रन बाय एन एक्स सर्विसमैन बिफोर इज री एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस आने से पहले जो आपने मिलिट्री सर्विस कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसकी भी जो है रेगुलर सर्टिफाइड में ये काउंट नहीं की जाएगी। अब एक पॉइंट जो दूसरा जो मेन पॉइंट था वो था फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, क्योंकि आपको सिर्फ जीवन में एक नौकरी करते हो 3 अपग्रेडेशन मिलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ग्रांट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एसीपी, तीनों के तीनों जो आपके अपग्रेडेशन हैं एसीपी के वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के अंदर आएंगे। प्रमोशन वाइल ड्राइंग पे इन एसीपी पे स्ट्रक्चर एट ए स्टेज लेस देन मिनिमम ऑफ द पे स्केल और पे बैंड ऑफ प्रमोशनल पोस्ट विच पेयर पेज फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ पे स्केल और पे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रमोशनल पोस्ट विद द बेनिफिट ऑफ इक्वल टू और मोर देन 1 इंक्रीमेंट। प्रमोशन हुई है आपकी एसीपी के पे स्ट्रक्चर में और उससे आपको एक ऊपर स्टेप मिला है तो वो भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में माना जाएगा। प्रमोशन बिफोर 1 जनवरी 1980 विद द बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट स्टेज और मोर वाइल ड्राइंग पे इन हायर स्टैंडर्ड पे स्केल, प्रमोशन आपकी 1 जनवरी 1996 से पहले हो गई थी, बेनिफिट हुई थी नेक्स्ट स्टेज की और आपकी पे का भी एक स्टेज बढ़ गई थी, वो भी आपका जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में माना जाएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ पे लेवल फॉर ए डेट आफ्टर 1 जनवरी 2016, अगर आपकी पे में कोई मॉडिफिकेशन हुई है 1 जनवरी 2016 के बाद वो भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन माना जाएगा। बेनिफिट ऑफ स्टेपिंग ऑफ एसीपी स्केल और एसीपी लेवल फॉर व्हाटएवर रीजन बिफोर और आफ्टर 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में अगर एसीपी लेवल आपका बड़ा है, बेनिफिट हुआ है, आपका स्टेप अप हुए हैं आप पे से, वो भी आपका इसमें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में मिलेगा। ग्रांट ऑफ सिलेक्शन ग्रेड प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज प्रमोटेड द पोस्ट ऑफ हायर पे स्केल वाइल ड्राइंग पे इन सिलेक्शन ग्रेड ऑफ द फीडर पोस्ट, उस फीडर पोस्ट से आप ऊंची पोस्ट पे आपने ड्राइंग की है किसी पोस्ट पे, वो भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन माना जाएगा। ग्रांट ऑफ बेनिफिट अंडर स्पेशल अनटाइटल ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल 1998-2008 एज द केस में भी, कोई बेनिफिट आपको स्पेशल अनटाइटल मिल रहा है हरियाणा सिविल सर्विस की तरफ से एसीपी रूल्स में जो दिया गया है तो वो भी आपका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन माना जाएगा। ग्रांट ऑफ सेकंड एचपी डायरेक्टली ऑन कंपल्सन ऑफ 16 ईयर और मोर रेगुलर सर्विसेज शैल बी ट्रीटेड एज 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इंस्टेड ऑफ 1, अगर आपको सेकंड एचपी मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपके 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन माने जाएंगे और एक प्रमोशन का अगर हो गया होगा उसके बीच में तो वो भी आप कह रहे हैं कि तीनों पूरे हो चुके हैं, फिर आपको कोई भी एसीपी नहीं लगेगा। कौन से बेनिफिट जो है वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में नहीं ट्रीट किए जाएंगे। बेनिफिट ऑन एडिशनल इंक्रीमेंट एट 11, 22 स्टेज और 8, 18 ईयर सर्विस ऑफ ग्रुप सी और डी पोस्ट, अगर आपको कोई एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है 11वें साल या 22वें साल पर या 8 या 18 साल पर। ग्रांट ऑफ सिलेक्शन ग्रेड हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्केल शैल नॉट बी बेनिफिशियल इफ पे हैज बीन फिक्स्ड इन फंक्शनल पे स्केल एट द टाइम ऑफ जनरल रिवीजन ऑफ पे स्केल, आपको कोई सिलेक्शन ग्रेड हो या हाईएस्ट स्टैंडर्ड स्केल मिला है लेकिन वो जो है फिक्स उसी पे लेवल का मिला है जो आपकी पे स्केल है, तो आपका वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा। प्रमोशन अवेल्ड वाइल वर्किंग ऑन एक्स कैडर पोस्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड प्रोवाइडेड द पे ऑफ एक्स कैडर पोस्ट हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ कैडर पोस्ट, फॉर एग्जांपल इनिशियल अपॉइंटमेंट एज ए क्लर्क, देन क्लर्क टू स्टेनोटाइपिस्ट एट टू ए जूनियर स्केल स्टेप बाय वे ऑफ department examination, thereafter promotion to a post of assistant with reference to seniority as clerk, provided neither the pay of stenotypist nor that of junior scale steno has taken into account at the time of fixation of pay of assistant। मान लो आपको क्लर्क से स्टेनोटाइपिस्ट और स्टेनोटाइपिस्ट से जूनियर स्केल स्टेनो मिल गया था डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, लेकिन प्रमोशन आपकी असिस्टेंट के, तो असिस्टेंट से क्लर्क के बीच में जो आपकी वो है दोनों जो पोस्टें बनी थी उसका कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं माना जाएगा। तो साथियों अब आप समझ गए होंगे कि एसीपी किस साथी को मिलेगा, कितने बार मिलेगा। 3 बार आपको एसीपी मिल सकता है अगर आपको कोई और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नहीं मिली है, आपकी रेगुलर सेटिस्फाइड। 2 चीज़ें मेन है रूल नंबर 7 में, अभी मैंने रूल नंबर 7 ही पढ़ा है। रूल नंबर 7 में अभी 3 चीज़ें आपके 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एक आदमी अपने जीवन में जब रेगुलर कर्मचारी हरियाणा सरकार का है 3 अपग्रेडेशन वो ले सकता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो चाहे 3 एसीपी हैं, 2 एसीपी और 1 प्रमोशन है, 2 प्रमोशन और 1 एसीपी है, आप और इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अब तीसरा जो पॉइंट 8वां पॉइंट जो बार बार इन लेटर में जिक्र हो रहा है, जो हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले गए, ये दूसरे विभागों में भी निकाले जा रहे होंगे कि वो लेटर क्या है, रूल नंबर 8 क्या है। रूल नंबर 8 कहता है
द फॉलोइंग जनरल कंडीशन शैल बी आल्सो बी फुलफिल्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एसीपी लेवल। एसीपी लेवल के लिए ये जो कंडीशन है ये भी पूरी, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द ग्रांट ऑफ एनी ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसीपी लेवल, द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी फिट टू बी प्रमोटेड टू द immediate next higher post only in the at the function hierarchy in educator, but despite of fitness he could not be functionally promoted due to lack of vacancy or otherwise on the promotion post in hierarchy to which he is eligible to be promoted। आपको सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है ये जिसके लिए आपकी एसीपी रोकी जा रही है, आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड एसीपी के समय जो उससे ऊपर स्टेप की आपको प्रमोशन दिलवाती है, आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी वो होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी, थर्ड एसीपी कि आपकी प्रमोशन हो सके। अगर आपकी प्रमोशन दो कारणों से नहीं होती, आपकी पोस्ट नहीं है उस कैडर में और नहीं है, तब आपको वो एसीपी मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तब जब आपके अंदर वो, और जैसे एक जेबटी है, जेबटी अगर बीएड होगा तो उसकी जो है टीजीटी पे वो प्रमोशन हो सकती है। तो अगर जेबटी कोई बीएड नहीं है तो उसको एसीपी नहीं मिलेगा जब तक वो बीएड नहीं करेगा। ऐसी टीजीटी है, टीजीटी अगर कोई है तो उसको तभी प्रमोशन मिलेगी अगर उसने एमए कर रखी होगी लेक्चरर बनने के लिए। ईएसएचएम है, वो स्कूल हेडमास्टर या लेक्चरर की पोस्ट की वो रखता होगा। वो नंबर 2012 के रूल्स भी लिख दिए उन्होंने इस लेटर में, मैंने क्लियर पढ़ा था कि 2012 के 50% की जो शर्तें हैं उनकी, कि उनकी 50% जो नंबर है और विद बीएड, वो आपको सारी 2012 के रूल्स आप पढ़ सकते हो। अगर कोई दिक्कत है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो साथ ही दूसरा पॉइंट है, इफ सच प्रमोशन ऑफ इन्वॉल्व पासिंग ऑफ एनी डिपार्टमेंट और अदर टेस्ट acquisition of higher education qualification exercise shall only be fulfilled by the government employee। अगर प्रमोशन जो है किसी डिपार्टमेंट टेस्ट के द्वारा या हायर क्वालिफिकेशन, तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वो लेनी पड़ेगी अगर आप अपनी जो है एसीपी लेना चाहते हो, यानी कि आपको अपनी क्वालिफिकेशन जो है पूरी करनी पड़ेगी। इसकी एक्सेप्शन दो ही हैं बस, कंडीशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंटल टेस्ट इफ एनी शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। एक तो ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं हो, क्योंकि वो उनकी जो वाइल डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ एसीपी लेवल वेयर देयर इज नो promotional post in the hierarchy other than the post for which education qualification of matriculation or above is essential। क्योंकि जो hierarchy पोस्ट होगी वो उसमें मैट्रिक ही चाहिए होगा, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी जो ग्रुप डी पे काम कर रहे हैं। When a government employee is not fit for promotion due to departmental judicial proceeding pending against him, otherwise on the date of eligibility for the grant of ACP level, he shall not be granted the benefit AC level until he is declared fit for the promotion। It has also consequent effect on subsequent ACP upgradation। तो साथियों, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई तब तक, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई इंक्वायरी चल रही है, तब तक उसे एसीपी नहीं मिलेगा जब तक कि वो इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाएगी, तभी उसको मिलेगा। साथियों, जो महत्वपूर्ण बात थी 7 और 8 पॉइंट में यही निकल के आती है कि आपके अंदर जो आपकी जिस पद पे आप काम कर रहे हो उससे ऊपर की योग्यता आपको प्रमोशन की होनी चाहिए आपके अंदर, चाहे आपकी प्रमोशन हो रही है या नहीं हो रही है, वो कोई चक्कर नहीं, लेकिन आपके अंदर योग्यता होनी, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आपको वो एसीपी मिलेगा। नहीं तो आपको अब हरियाणा सरकार एसीपी नहीं देगी। इसके लिए बकायदा उन्होंने एचआरएमएस पर बंद कर दिया है, वहाँ पर यस नो का बटन आ गया है। अगर आप, मैं अगले वीडियो में आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे उन्होंने बटन लगाया वहाँ पर। तो साथियों, अभी तो कोई इसका विरोध जो है कम ही हो रहा है, विरोध करोगे तो बच के रहोगे, नहीं तो मेरे ख्याल से हर एक विभाग में 60-70% जो है जो कर्मचारी हैं वो इस एसीपी से वंचित रह जाएंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, अगर आपकी कुछ और दुविधा है एचआरएमएस एसीपी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में डालते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एसीपी आप में कौन कौन सी नई चीज़ें आई हैं परफॉर्मे में, वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। साथियों, धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, धन्यवाद। साथियों।